दिस इज़ जनार्दन। ही वर्क्स नाइट शिफ्ट इन अ कॉल सेंटर जहाँ पे उसको हर रोज़ फॉरेनर्स से इंटरेक्ट करना पड़ता है। जब जनार्दन काम कर रहा होता है तो वो अपना एक्सेंट, लैंग्वेज, हर चीज़ चेंज करके बात करता है। ही टॉक्स विद द पीपल ओवरसीज इन द वे दे डू एंड फॉर देम ही इज़ नॉट जनार्दन बट जॉन। उनके लिए वो क्या है, अपना खुद का कोई बंदा है जॉन, ना कि कोई इंडिया से बात करने वाला जनार्दन। दिस इज रामधारी विद हिज डॉटर, जो अपने पापा से जिद कर रही है कि उसको उसके बर्थडे के लिए एक साइकिल दिलाई जाए। रामधारी अग्रीज टू हर विशेज इवेंचुअली एंड फाइंड्स द परफेक्ट बाईसाइकिल फॉर हर। वो बाद में डिस्कवर करता है कि साइकिल को इंडिया की बोल के बेचा जा रहा था, बट एक्चुअल में वो चाइना में मैन्युफैक्चर थी। ये लोग हैं सारिका के साइको रिश्तेदार। इनके हिसाब से सारिका को अपना करियर आगे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज दे आर अगेंस्ट वुमेन एम्पावरमेंट। इनकी फैमिली में आज तक किसी फीमेल मेंबर ने इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल नहीं करी जितनी सारिका ने अचीव करके दिखा दी। विच इज़ वाई शी नाउ हैज़ द ऑप्शन टू मूव अब्रॉड और विद इन हर ओन कंट्री फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर लाइफ। बट ये लोग उसके अगेंस्ट हैं। इनके हिसाब से कि पढ़ाई कर ली वही बड़ी बात है, उसके आगे करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, करियर के भी अगेंस्ट है। सो इन दी एंड सारिका डिसाइड्स टू मूव अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक कल्चर एंड चूज सेंसिबिलिटी ओवर स्टुपिडिटी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट हेडिंग ऑफ अ चैप्टर कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अभी तक जो हमने 3 एग्जाम्पल्स की बात करी, दे वर ओनली सम एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स थे ये, इसके अलावा भी ग्लोबलाइजेशन बहुत कुछ हो सकता है। सो द ग्लोबलाइजेशन, द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ वेरी ब्रॉड। बट अगर हम इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट केस में किस चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था? सर्विसेज का। ठीक है, जनार्दन क्या कर रहा था? जॉन बन के वो क्या कर रहा था? ओवरसीज कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? सर्विसेज का ग्लोबलाइजेशन। सेकंड वाले केस में रामधारी और उसकी बेटी की जो जोड़ी है, इनके केस में किस चीज़ की बात कर रहे थे हम? मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़। यहाँ पे साइकिल की मूवमेंट हो रही है ना। साइकिल बनी कहाँ पे थी? चाइना में। और उसको बेचा कहाँ जा रहा था? इंडिया में। तो जो कमोडिटी है, कमोडिटी मतलब चीज़, वो कमोडिटी मैन्युफैक्चर हुई चाइना में, बिक रही है इंडिया में। तो क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके उसका कंजम्पशन हो रहा है। सो इट्स कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज़। या इसमें बाबी डॉल वाला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो कि यूएस में मैन्युफैक्चर थी, बट वो बिक कहाँ रही है? इंडिया में, क्योंकि रामधारी की बच्ची तो इंडिया में। ठीक है, तो खरीदेगी वो वहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो रहा है चीज़ों का। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज़। थर्ड वाला केस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज वी सी अ कल्चरल एलिमेंट टू ग्लोबलाइजेशन हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लैश ऑफ माइंडसेट्स। ठीक है, सारिका का जो माइंडसेट है दैट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। उसका जो आउटलुक है वो मॉडर्न है, बड़ा ही लिबरल है उसकी थिंकिंग। उसको पता है कि लिबरल मॉडर्न लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि उसने देख रखा है बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो उसके रिश्तेदार हैं, दे आर वेरी आइसोलेटेड पीपल मोस्ट लाइकली। ठीक है, उनको पता ही नहीं होगा दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब दुनिया तो छोड़ो, उनको अपने आसपास भी ज़्यादा, उनको बस अपना रिलीजन, अपनी कास्ट, अपनी छोटी सी जो उनका बबल है उसके अंदर रहना पसंद है। उनके अलावा उसको उनको और कुछ पसंद नहीं। इवन दो फीमेल मेंबर्स जो होंगी उनके घर की, दे विल ऑल्सो बी अगेंस्ट सारिकाज चॉइसेस। वाई? बिकॉज उन्होंने भी आज तक यही देखा ना कि ऐसा ही होता आ रहा है। उनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रही है या किस बेसिस पे ये डिसीजंस ले रही है। उनको बस अपनी दुनिया दिख रही है। सो उनको वो बाय डिफॉल्ट गलत लगेगा कि जो भी हो रहा है गलत लग रहा है। ठीक है, तो दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। उन तक ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पहुंचा ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड सारिका तक वो पहुंच चुका है, क्योंकि उसने एजुकेशन हासिल करी, उसने दुनिया देख रखी है, उसको पता है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। तो शी नोज हाउ टू टेक द राइट डिसीजंस। दे डोंट नो एनीथिंग। Now, other than these 3 examples, we have more examples. जैसे अभी पहले mention करा, so globalization can mean a number of things. So some more examples would include crop failure and MNCs. अब crop failure वाला जो topic है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हमेशा आता रहता है कि farmers they unalive themselves because of failure of their crops. So एक hypothetical situation कह लो इस एग्जाम्पल के बेसिस पे, बट ये रियलिटी में होता भी है। वैसे सपोज करो फार्मर्स ने एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उनसे बड़े एक्सपेंसिव सीड्स खरीदे। ठीक है, एक्सपेंसिव सीड्स खरीदे और उनको ये था कि हाँ ये चल जाएंगे, बट हुआ क्या? क्रॉप फेलियर हो गया और उनका तो सब कुछ लॉस हो गया ना, सब कुछ। इतना एक तो महंगा उन्होंने सीड्स खरीदे थे, ऊपर से वो चले नहीं। अब जो उनको वो बेनिफिट आना था, वो क्रॉप जो चलने चाहिए थे वो तो चला ही नहीं, ऊपर से जो पहले का खरीदा था एमएनसीज से वो भी उनको चुकाना पड़ेगा, जिसके तक चक्कर में दे टेक वेरी ड्रास्टिक मेजर्स। लाइक जो हम देखते हैं हमेशा न्यूज़ में कि फार्मर्स दे अनलाइव देमसेल्व्स। ठीक है, तो वो क्रॉप फेलियर की वजह से होता है। बड़ा सीरियस टॉपिक है, वेरी वेरी सैड स्टोरी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है हमको। ठीक है, सेकंड वाला, इंडियन कंपनी बायज अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन यूरोप डिस्पाइट द प्रोटेस्ट बाय इट्स करंट ओनर्स। तो ये एग्जांपल किस चीज़ का है? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन कंपनी इज गेटिंग ट्रांसफर टू अनदर। और वो जो दूसरी कंपनी है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? इंडिया से। और पहले वो कहाँ से, जो राइवल कंपनी अब खरीदी जा रही है वो इंडिया की हो जाएगी ना। वो आपकी जो राइवल कंपनी थी वो पहले यूरोप में बेस्ड थी, बट अब उसको इंडियन कंपनी खरीद रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है। सो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थर्ड एग्जाम्पल, रिटेल शॉपकीपर वर्सेज इंटरनेशनल कंपनीज। रिटेल शॉपकीपर्स जो होते हैं, इनका टॉपिक बड़ा हमेशा एक ये इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंस रहता है इनका, क्योंकि हमारे कंट्री में
जब भी इंटरनेशनल मार्केट की पेनिट्रेशन करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पे जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं ना, यानी जो आपके नुक्कड़ गली वगैरह वाले जो अंकल होते हैं, ये जो सामान बेचते हैं, वो लोग इसका बड़ा ही, वो जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो इसका दे आर वेरी अगेंस्ट इट। वाई? बिकॉज अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट को आने दिया विद इन इंडिया, विद इन द कंट्री, तो फिर इनकी जो दुकान है वो चलना बंद हो जाएगी। ये अभी जैसी भी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, चाहे अच्छी हो बुरी हो, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। बट अगर इंटरनेशनल कंपनीज आ गई, वो कंपटीशन को भी बढ़ा देंगी, वो स्टैंडर्ड्स भी बढ़ा देंगी, वो जो लोकल मार्केट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगी, क्योंकि क्योंकि फिर ये अगर कुछ भी हो सकता है ना, या तो इसकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, मार्केटिंग अच्छी होगी, या इवन इनकी क्वालिटी भी बेटर होगी, जिसके चक्कर में रिटेल शॉपकीपर्स इनका अपना धंधा खत्म हो जाएगा। सो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, कि हमेशा अच्छी बात नहीं होती, यहाँ पे क्लैश भी होता है। फोर्थ, मॉरल पुलिसिंग बाय रेडिकल ग्रुप्स। अब रेडिकल ग्रुप्स कुड मीन एनीथिंग, आपके बुक में मिलिटेंट मेंशन करा, बट मैंने उसको चेंज करके रेडिकल मेंशन कर दिया। नाउ दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द सारिका वाला एग्जांपल। ठीक है, अगर इसके रिश्तेदार वायलेंट हो जाएं और ये बड़ी पागल वाली हरकतें करने लगे, सो दैट वुड बी दिस थिंग, मॉरल पुलिसिंग बाय रेडिकल ग्रुप्स। अपने हिसाब से वेले घूम रहे हैं खुद, तो इनसे कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, तो बाकियों को जाके उनकी मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये असली कल्चर है, वो असली कल्चर है। रिलीजन के अपने वो बन जाएंगे, और ये हर रिलीजन में होता है। ठीक है, सिर्फ एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, हर रिलीजन में होता है, क्योंकि वेली जनता बहुत है ना अपनी कंट्री में स्पेशली। सो दिस इज अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लास्ट वाला एग्जांपल है स्टीलिंग फिल्म स्टोरीज। नाउ अगेन इंडियन फिल्म कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्होंने हॉलीवुड से चोरी कर लिया, कहीं से चोरी कर ली, ठीक है, कहीं से भी चोरी कर ली, दैट वुड बी ऑल्सो फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या है, आपका वर्ल्ड जो है इट्स इंटरकनेक्टेड। ठीक है, हर जगह आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हर पार्ट में वर्ल्ड के दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड के बारे में पता है कि कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अब ये जब पता लगता है ना, तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। इन्फॉर्मेशन जब मूव करती है तो फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन को चोरी करने का इंसेंटिव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर उनको हॉलीवुड में दिख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उनको पता है अपनी यहाँ पे ढेर सारी आइसोलेटेड जनता है, अगेन इसके रिश्तेदार जैसी, सारिका के रिश्तेदार जैसी भी ढेर सारी आइसोलेटेड जनता है इंडिया में। सो वो डायरेक्टर यही सोचेगा कि यार मैं मेहनत करने के बजाय ऐसा करता हूँ, तगड़ी सी स्टोरी हॉलीवुड से चोरी कर लेता हूँ, या कहीं और से, जापान वगैरह से, वहाँ से चोरी कर लेता हूँ और यहाँ पे बना के अपनी फिल्म बना दूंगा, क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कुछ, इनके लिए कुछ भी परोस दो चलेगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके साथ इंटरकनेक्टेडनेस थी ना जो वर्ल्ड की, वो इंडिया एंड यूएसए वाली इंटरकनेक्टेड, उसने उसका क्या करा, मिस करा, उसने उसका मिस करा और चोरी कर ली। ठीक है, Now these examples show us that globalization is not just positive in nature but also negative. ये ज़्यादातर जो हमने बात करी इनकी, ये सारे नेगेटिव है ना इन नेचर, या जो पहले हमने बात करे थे दे वो मोस्टली पॉजिटिव। ठीक है, तो इनसे क्या पता लगता है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे भी टाइप का हो सकता है। इट कुड बी अ गुड थिंग, इट कुड बी अ बैड थिंग। Another thing these examples show us that is that कि globalization is not just economic in nature. Economic सिर्फ इसका एक एलिमेंट नहीं होता, उसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हो सकती है। सो ग्लोबलाइजेशन कुड बी कल्चरल, ग्लोबलाइजेशन कुड बी अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टील हो रही है, यहाँ पे कल्चर का इन्फ्लुएंस आ रहा है। सो ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मीन कर सकता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होगा, कि साइकिल बिक रही है इधर से उधर, बस वो हो गया ग्लोबलाइजेशन। नहीं, उसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं ग्लोबलाइजेशन की। सिंस मच ऑफ द यूजेज टेंड्स टू बी इम्प्रेसाइज, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसकी जो यूजेज है ज़्यादातर टाइम वो बड़ी गड़बड़ सी होती है, परफेक्टली कोई डिस्क्राइब कर नहीं पाता। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्लोबलाइजेशन की, इट्स अबाउट फ्लो। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, बहना, मतलब प्रॉपर उसका एक्चुअल मीनिंग ये होगा। तो यहाँ पे फ्लो कुछ भी हो सकता है। फ्लो कुड बी, इट कुड बी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ कमोडिटीज़। ठीक है, these flows could be of various kinds. Ideas हो सकते हैं, ideas moving from one part of the world to another, capital shunted between two or more places, commodities. The crucial element is the worldwide interconnectedness that is created and sustained as a consequence of these constant flows. अब यहाँ पे crucial element ये आएगा, और ना एक crucial element important एक चीज़ है। ठीक है, crucial element याद रखना है। क्रूशियल एलिमेंट क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, और इसी में आगे जाके इसी का एक्सटेंशन क्या होगा, टेक्नोलॉजी। तो अगर अगर ये मेंशन है ना कि टेक्नोलॉजी इज द क्रूशियल एलिमेंट, तो आप कहोगे हाँ सही बात है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस इज क्रूशियल एलिमेंट, तो वो भी सही बात है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस कहाँ से पॉसिबल होती है, टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल होती है। सो जो ग्लोबलाइजेशन है, इन सब में ये आइडियाज़ वगैरह की तो बात कर ली, आइडियाज़ मूव कर रहा है, कमोडिटीज़, कैपिटल मूव कर रहा है, बट इस सब में मेन एलिमेंट क्या है कि आपने जो रिलेशंस बना रखे हैं ना दुनिया भर में, ये आपने चेन्स बना रखी हैं, आपने ये कनेक्टेडनेस बना रखी है, इनको मेंटेन करके रखना है, ये टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये टूट गया, ये ब्रेक अपार्ट, अगर ये रुक गया, ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन या जो जो भी हो सकता है कमोडिटीज़, वो अगर रुक गया, वो हट गया, तो आप फिर कनेक्टेड हो ही नहीं, देन यू आर जस्ट आइसोलेटेड। फिर तो इसके रिश्तेदारों जैसी हरकतें हो जाएगी ना, कि आपका कुछ दुनिया को पता ही नहीं, आप अपने बबल से बाहर, आपको पता ही नहीं दुनिया का क्या हो रहा है। सो ग्लोबलाइजेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि वो जो फ्लो ऑफ एवरीथिंग है ना, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ
कमोडिटीज़, फ्लो ऑफ आइडियाज़, कुछ भी हो सकता है, वो बन के रखना चाहिए। अगर वो नहीं रहा तो कुछ ग्लोबलाइजेशन होगा ही नहीं। और वो कैसे बनेगा? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस विच इज़ द क्रूशियल एलिमेंट, वो कैसे होगा? टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये नाउ वी विल मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Okay, globalization is defined as the ever increasing integration and interdependence of the world's economies, politics, cultures, brought about by free flowing trade, investment, technology, information and ideas. अब ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, तो कहीं भी आ जाए तो इसको याद रख लेना, इसको लिख देना है। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इज द एवर इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन। एवर इंक्रीजिंग मतलब कंटिन्यूसली ऑन द राइज है, एंड इट्स द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब व्हेन मल्टीपल आइडेंटिटीज कम टुगेदर, क्लब टुगेदर या जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सिंगल यूनिफाइड आइडेंटिटी। पहले के जो भी डिफरेंसेस थे उनको हटा के जब आप एक सिंगुलर यूनिफाइड यूनिफॉर्म आइडेंटिटी बना रहे हो ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना, कि ज्वाइन कर लिया आपने सबको। अब जैसे कंपेयर करो 100 साल पहले का टाइम, अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर्स बहुत ज़्यादा वास्टली दे यूज टू डिफर, बट आज के मॉडर्न इंसान से कंपेयर करो, आपको एक जनरल सा एक मॉडर्न इंसान हर जगह मिलेगा जो कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ फॉलो करता है। सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि अब हर कोई इंटीग्रेट हो गया उसी सेम आइडेंटिटी में। एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो किसी चीज़ के लिए, वो दूसरा आप पे डिपेंडेंट है किसी और चीज़ के लिए, तुम दोनों मिलकर किसी तीसरे पे डिपेंडेंट हो किसी और चीज़ के लिए, वो तीसरा किसी चौथे पे डिपेंडेंट है, वो चौथा इंसान तुम पे भी डिपेंडेंट है, उस पर भी डिपेंडेंट है, हर किसी पे डिपेंडेंट है। तो वी क्रिएट अ वेब ऑफ डिपेंडेंसीज दिस वे। हर कोई अपने आसपास के आइडेंटिटीज पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज़ के लिए। इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज। तो यहाँ पे जो दुनिया की इकोनॉमीज है, उनके पॉलिटिक्स, कल्चर्स, वो सब इंटरडिपेंडेंट है। तो सपोज करो पॉलिटिकल फ्रिक्शन हो रहा है यूक्रेन वर्सेज रशिया। अब वो हो तो रहा है उनका आपस का पॉलिटिकल फ्रिक्शन, बट वो इम्पैक्ट तो बाकी दुनिया को कर रहा है ना, पूरी दुनिया को, स्पेशली उनके जो आसपास के जो लोग हैं, उनके नेबर्स हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो वो इंटरडिपेंडेंट हो गए ना, तो वो सिर्फ आपस में एक्सक्लूसिवली उनकी फाइट नहीं हो रही, अब बाकियों को भी इम्पैक्ट जा रहा है। सेम अप्लाइज इन द केस ऑफ इकोनॉमीज या कल्चर्स, ठीक है। अब ये सब होता कैसे? ये जो इंटीग्रेशन है या इंटरडिपेंडेंस है, हाउ इज इट ऑल पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल थ्रू दीज फैक्टर्स: फ्री फ्लोइंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़। अब ये फ्री फ्लोइंग ट्रेड आपका इकोनॉमीज़ वाली चीज़ में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी उसी में आ जाएगा, इवन टेक्नोलॉजी इकोनॉमीज़ में आ जाएगा, कि आप ट्रेड कर रहे हो इधर से उधर, है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इन्वेस्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री में, वो इन्वेस्ट कर रही है आप में, ठीक है। और ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ में हेल्प करती है, वो चाहे कल्चर को इंटीग्रेट करने में हो या इंटरडिपेंडेंट बनाने में, पॉलिटिक्स में हो या इकोनॉमीज़ में, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में काम आएगी। एंड इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, ये तो बेसिक सी चीज़ है कि आपको पता लग रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो फिर आपके यहाँ पे अपनी जो चीज़ है वो भी इम्पैक्ट हो रही है ना। सो दैट इज कॉल्ड इन ये सब फैक्टर्स, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आपका पॉसिबल होता है। नाउ इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। अब ग्लोबलाइजेशन की अगेन पहले भी हमने बात करी कि सिर्फ इकोनॉमीज़ वाला एस्पेक्ट नहीं होता उसका, दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग। कई लोगों को लगता है कि अच्छा बस ट्रेड हो गया तो बस ग्लोबलाइजेशन हो गया, नहीं नहीं, उसके अलावा ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो पॉलिटिक्स हो गया, कल्चर्स हो गया, ढेर सारे और भी चीज़ें होते हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के मल्टी डायमेंशनल फेजेस हैं, ठीक है। उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं, वो ढेर सारे टाइप का ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, विच इज़ वाई इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। नाउ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द क्रिटिकल एलिमेंट। अभी ये कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाली एक हेडिंग दी हुई है आपके इसमें बुक में, इसमें एक्चुअल में ज़्यादा कॉजेज दिए नहीं हुए हैं, बस इसमें टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस की बात करी हुई है। सो व्हाट अकाउंट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन? अब फ्लोज की बात करें ना, आइडियाज़ हो गया, कैपिटल, कमोडिटीज़, पीपल, ये वो, बट ये बोला जाएगा ये सब जो फ्लो ऑफ एवरीथिंग है, ये सब तो यार पहले भी होता आ रहा है, ये हिस्ट्री में पहले भी होता था, है ना। क्योंकि ट्रेड तो बहुत सालों सदियों से हो रहा है और हज़ारों सालों से हो रहा है ट्रेड, या मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या कमोडिटीज़, इन्फॉर्मेशन भी बहुत टाइम से हमेशा इधर से उधर जा रही है। तो अब मॉडर्न टाइम में ऐसा क्या, मतलब वो अलग क्या है जिसकी वजह से हम इसको स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इसको टर्म दी हुई है हमने, ये क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉडर्न टाइम में वी हैव द फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वाई इट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एलिमेंट। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, पहले जो हमने बात करी थी वर्ल्ड इंटरकनेक्टेडनेस की, दैट वाज द क्रूशियल एलिमेंट, वो क्रूशियल एलिमेंट था, और टेक्नोलॉजी है क्रिटिकल एलिमेंट। वो वर्ल्ड इंटरकनेक्टेडनेस वो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, क्योंकि कैसे होगा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड? टेक्नोलॉजी के थ्रू ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, वर्ल्ड इंटरकनेक्टेडनेस अगर पूछा हो तो दैट इज द क्रूशियल एलिमेंट, और टेक्नोलॉजी अगर पूछ रहा हो तो वो दैट इज क्रिटिकल एलिमेंट। तो अब का जो टाइम है वो सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली क्यों स्टडी करा जा रहा है? वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी की पावर है हमारी। इतना पहले हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस एटलीस्ट नोन हिस्ट्री में तो कभी नहीं हुए जितना अब है, जिसकी वजह से ये सारी जो चीज़ें पहले भी होती थी, ठीक है, बहुत सालों से होती आ रही है, सेंचुरीज से होती आ रही है, बट अब जिस लेवल पे हो रही है ना, वो अलग ही लेवल हो गया ना, बहुत ज़्यादा तेज़, और मैक्रो बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा है, मैक्रो स्केल पे इतना ज़्यादा वो ट्रेड हो रहा है या इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, पहले भी जाते थे लोग इधर से उधर, बट उनको सालों साल लग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अब आपको वर्ल्ड के दूसरे कोने में जाना है, आपको आधा घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा, फ्लाइट ले ली आपने, कुछ भी हो गया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी फैक्टर, और यही आपका क्रिटिकल एलिमेंट है, और इसी हेडिंग में कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में इसी पे एलैबोरेटेड है, और कोई कॉजेज आज तक दिए नहीं हुए हैं। While globalization is not caused by any single factor, technology remains a critical element. There is no doubt that the invention of the telegraph, blah blah blah, when printing initially, अब ये प्रिंटिंग का एग्जांपल दिया हुआ कि कैसे उसने रेवोल्यूशन ले आया था, अब दुनिया में कितना ज़्यादा चेंज ले आती है टेक्नोलॉजी बेसिकली।
वही कन्वे करना चाह रहा है आपसे, ये जो टेक्स्ट लिखा हो यहाँ पे। द एबिलिटी ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज टू मूव इजली, ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल होता है। ग्लोबलाइजेशन हाउएवर डज नॉट इमर्ज मियरली बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब सिर्फ इम्प्रूव कम्युनिकेशन ही नहीं है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, दूसरी भी चीज़ें होती हैं। What is important is for people in different parts of the world to recognize these interconnections with the rest of the world. Currently, we are aware of the fact that events taking place in one part of the world could have an impact on another part of the world. अब आपने कम्युनिकेशंस इंक्रीज कर दिए, ठीक है, ये आपने फिक्स कर दिया, बहुत तगड़ा बना दिया, ये कर दिया, ठीक है, इससे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल होगा। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग जिससे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल होगा। द अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि लोगों को ये रिकग्निशन उनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ वी आर लिविंग इन अ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, हम ग्लोबलाइज एक दुनिया में रह रहे हैं और हमारा जो ये जो रिलेशन है ये काफ़ी ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे हमारा सब कुछ बढ़ गया कनेक्शन, जिसकी वजह से अगर कहीं और कुछ होगा सो वी मस्ट स्टे विजिलेंट। अगर कहीं कुछ और हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, तो हमें कैसे इंपैक्ट करेगा वो हमें उसके लिए अवेयर रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, तभी हम देन दैट ओनली हेल्प्स इन ग्लोबलाइजेशन। तभी फिर वो अपना हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, फिर वो अपनी प्रिपरेशन से किसी और को इंपैक्ट करेंगे, वो दूसरे लोग भी उस हिसाब से बिहेव करेंगे। सो दैट स्टार्ट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स, वो चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट कर देता है। इसलिए ये कम्युनिकेशन के अलावा दूसरी चीज़ों में ये भी इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। नाउ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। So one of the common debates in this topic of globalization, one of the popular debates in this topic of globalization is that how does globalization affect traditional conceptions of state sovereignty? State sovereignty का जो traditional concept है उसको globalization कैसे influence करता है, impact करता है? So then let's get into the political consequences of, उसी में हमें पता लग जाएगा इसका आंसर। So globalization it results in an erosion of state capacity compared to the times before. अब पहले जैसे state control बहुत ज़्यादा होता था, अब उतना control है नहीं, it has been reduced. At the most simple level, globalization results in erosion of state capacity, ability of the government to do what they do. जो पहले कर सकते थे अपने हिसाब से कैसे भी कर लिया, वो सब is no more possible. Why? Because globalization का impact है, your economies have been liberalized, they have been globalized, ठीक है। तो आप ऐसे ही अगर आप कोई अथॉरिटेटिव स्टेट बन के घूम रहे हो, वो इतना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, आपको फिर बहुत ज़्यादा उसका ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हाउएवर इट विदड्रॉज फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शंस। अच्छा, इससे पहले वेलफेयर फंक्शंस, एक और चीज़ है कि ये जो पहले वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता था, ये हट के नाउ वी आर गेटिंग टू अ न्यू काइंड ऑफ फॉर्मेट विच इज कॉल्ड मिनिमलिस्ट स्टेट, ठीक है। वेलफेयर उसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं उसके, बट स्टिल इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ वेलफेयर स्टेट। कैसे कि स्टेट इंटरफेरेंस जो है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में भी बात करी, दैट हैज़ रिड्यूस, ठीक है। तो उसकी वजह से मिनिमलिस्ट स्टेट नाम दिया हुआ है उसको, वो एक सिस्टम है स्टेट सिस्टम। मिनिमलिस्ट स्टेट सिस्टम मतलब मिनिमलिस्ट मतलब कि कम से कम, मिनिमम होता है ना वर्ड, तो वही उसी की तरह। तो पहले जैसे वेलफेयर स्टेट वाला, उसमें क्या होता था, वेलफेयर स्टेट वाले फॉर्मेट में आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते थे, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते थे, वो सब भी हट गए। मिनिमलिस्ट स्टेट में ठीक है, स्टेट अपना आप पे दबाव नहीं लगा रहा, वो अपना ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं कर रहा, अपनी अथॉरिटी कम कर रहा है, बट उसके साथ साथ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती थी वेलफेयर वाली, वो भी कम हो गई इस मिनिमलिस्ट स्टेट सिस्टम में। और किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, मार्केट रूल को। मार्केट डिसाइड करेगी क्या सीन हो रहा है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से मार्केट बिकमिंग द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। आपकी क्या सोशल प्रायोरिटीज है एज अ सोसाइटी या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट डिसाइड कर रही है, नॉट एनी मोर दैट ओल्डर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट वाला सिस्टम। The entry and the increased role of multinational companies all over the world leads to a reduction in the capacity of governments to take decision on their own. अभी किस रीजन से ये जो रिडक्शन इन स्टेट कंट्रोल, रिडक्शन इन द रोल ऑफ स्टेट और ये मिनिमलिस्ट स्टेट का जो राइज है, ये सब किस रीजन से है, क्योंकि एमएनसीज आ गई। एमएनसीज का जो रोल है ना वो बढ़ गया पहले से ज़्यादा, जिसकी वजह से मार्केट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और स्टेट की इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो गई है। एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी। अब हमें एक और चीज़ रखनी होगी, ये याद रखनी होगी कि स्टेट कैपेसिटी इन सम एस्पेक्ट इट हैज़ रिड्यूस्ड, बट उसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह वो कमज़ोर हो गया, बिकॉज स्टिल एट द करंट मोमेंट प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी द अनचैलेंज्ड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, आप कह सकते हो कि एमएनसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, बट स्टेट इज स्टिल सुप्रीम। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी मेन कॉन्सेप्ट ये है। एमएनसीज इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं हुई या मार्केट इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई है कि वो स्टेट को ही उड़ा दे, ठीक है। क्योंकि ये सब जो अलाउ करा जा रहा है ना मार्केट को या एमएनसीज की फ्रीडम, ये सब करा किस लिए जा रहा है, क्योंकि स्टेट कर रहा है इसको अलाउ। अगर वो चाहे तो उसको रोक भी सकता है। तो इससे क्या पता लगता है, स्टेट इज स्टिल पावरफुल, इट्स स्टिल प्राइम इन नेचर, द प्राइमेसी ऑफ स्टेट कंटिन्यूज, और दिस इज स्टिल द अनचैलेंज्ड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। उसी को रिकॉग्नाइज करा रहा है। आप कोई एमएनसी के कंट्री, कोई एमएनसी की कंट्री थोड़ी ना होती है, स्टेट होता है ना आपका, स्टेट सिस्टम होता है, उसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। कोई कंपनी थोड़ी ना अपना कंट्री फॉर्म कर सकती है। नाउ इन सम रिस्पेक्ट्स द स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट बिकॉज ऑफ एनहांस्ड टेक्नोलॉजीज एट डिस्पोजल, मेकिंग द स्टेट मोर पावरफुल। अब ये कुछ सारे एस्पेक्ट्स में स्टेट जो उसकी कैपेसिटी है उसको बूस्ट भी मिल गया,
ठीक है। पहले हमने बात करी कि रिड्यूस होगी, फिर हमने बात करी कि नॉट नेसेसरली चेंज, अभी भी ढेर सारी दूसरी चीज़ों में सेम है। एंड ये जो तीसरे वाला हमारा फैक्टर है, इसमें क्या है कि एक्चुअली बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ गई है? एनहांस टेक्नोलॉजी। स्टेट आप पे स्पाई कर सकता है, सर्वेलेंस बढ़ चुका है, ठीक है। वो आप पे चेक कर सकता है, वो आपको ट्रैक में रख सकता है, आप क्या क्या कर रहे हो, कौन हो आप, कैसे हो, ठीक है। ये सब कुछ स्टेट का, उसकी जो सिक्योरिटी वाला जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल बढ़ चुका है। इंडीड इन सम रिस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट सिटीजन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, स्टेट को सब पता होता है, स्पेशली इन करंट टाइम्स, ठीक है। इवन वो फेस रिकग्निशन है, जैसे चाइना में तो वो चलता है फेस रिकग्निशन, और फ्यूचर में हर जगह हो जाएगा, अभी नियर फ्यूचर में हर जगह आपके फेस के बेसिस पे आपको सब कुछ उनको पता होगा कि कौन क्या है, क्या कर रहे हो तुम, हर जगह तुम पे ट्रैकिंग करी जाएगी, तुम्हारी फ्रीडम एक तरह से कम ही हो जाएगी। विद दिस इन्फॉर्मेशन द स्टेट इज बेटर एबल टू रूल, नॉट लेस एबल। अब कुछ लोगों का कहना होगा ना कि अच्छा मार्केट आ गई, एमएनसीज आ गई, तो उसका जो रूलिंग कैपेसिटी है स्टेट की वो रिड्यूस होगी। ये वाला हमारा फैक्टर ये पॉइंट कहता है कि नो, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। बिकॉज स्टेट कैपेसिटी जो है वो एक्चुअली इंक्रीज होगी, बिकॉज वो रूल ज़्यादा ढंग से कर सकता है। भाई इतनी टेक्नोलॉजी से वो हर चीज़ पे ट्रैक रख रहा है, स्पाई कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है, तो उसकी तो रूलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी ना। उसने एक तरह से पावरफुल बना दिया टेक्नोलॉजी के फैक्टर ने स्टेट को। So this is also an impact of globalization. Next we have economic consequences of globalization. So whenever we talk about economic globalization, कुछ टर्म्स हमारे दिमाग में इमीडिएटली आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, जैसे WTO एंड IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO की फुल फॉर्म इंटर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो लोगों को लगता है कि यार अच्छा ऐसी ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का नाम ले दो, बस हमारी कहानी खत्म, हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की हमारी जो डेफिनेशन है दैट्स डन। बट दैट्स नॉट द केस। वाई? बिकॉज इट्स अ वेरी नैरो डेफिनेशन एंड इट्स नॉट द एंटायर थिंग। एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पर्टिकुलरली इज मच ब्रॉड। A much broader way of understanding of economic globalization requires us to look at distribution of economic gains. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेंस। अब इकोनॉमिक गेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ग्लोबली, वो देखने पे हमें ये फोर्स करता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। किसको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, वो सब। व्हाट इज ऑफ्टन कॉल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे अगेन कीवर्ड हमारा जो हमने पहली बात करी थी, फ्लोज। नाउ दिस फ्लो कुड बी ऑफ पीपल, लोग घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इट कुड बी ऑफ कैपिटल, इट कुड बी ऑफ फ्लो ऑफ कमोडिटीज़, इट कुड बी द फ्लो ऑफ क्या बोलते हैं, आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, है ना। आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। नाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, फर्स्ट दो पॉइंट आ गया हमारे कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ encouraged greater trade in commodities across the globe। पहले भी होता था ट्रेड, बट अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड ज़्यादा हो गया, इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गई है, तो ट्रेड ये इसका फर्स्ट रिजल्ट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। कमोडिटीज़ में ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लग गया, 7 समंदर पार आप अपना सामान बेच रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो उनसे। नाउ इसी का एक्सटेंशन है ये सेकंड पॉइंट कि रिड्यूस रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी कमोडिटीज़ में ट्रेड बढ़ रहा है ज़्यादा, तो यार जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट्स पे वो कम हो गई ना। इंपोर्ट्स क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई माल बेचती है, ठीक है, वहाँ पे वो अपना माल भेज रही है और बेच भी रही है, तो एक कंट्री ए ने कंट्री बी को अपना कोई माल बेचा, तो ये कंट्री ए जो है दैट इज एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट्स टू कंट्री बी, और जो कंट्री बी है वो कहा जाएगा कि वो ए से इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर इनमें ग्रेटर ट्रेड है, इनमें जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो गया, ज़्यादा कमोडिटीज भेज रहे हैं, तो यानी बी ने जो अपनी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी ना, कम कर दी, तभी तो ए ज़्यादा सामान बेच पा रहा है उसको। तो बाय डिफॉल्ट अगर कमोडिटीज़ में ट्रेड बढ़ रहा है तो आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी कम हो जाएंगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनका रिलेशनशिप है। अगर ट्रेड बढ़ रहा है कमोडिटीज़ में तो जो इंपोर्ट्स है दे गो डाउन, मतलब नॉट इंपोर्ट्स बट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स दे गो डाउन, एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस। थर्ड, एनकरेज्ड FDI, FII, FPI। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एंड FPI इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमको इन सब के मीनिंग में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है कि ये अलग अलग तरह के इंटर कंट्री फॉरेन वाली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं अलग अलग टाइप की, वो इनकरेजमेंट हुई हैं, वो बढ़ गई हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो FDI बढ़ा, FII बढ़ा, FPI बना, ये सब इनकरेज हो रहा है ना। अब लोग आपस में सिर्फ विद इन कंट्री नहीं, इंटर कंट्री अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, लेड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज़ अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी है ये उसका कि अब यार इकोनॉमिक आपको रिलेशंस अच्छी करनी है, आपको कमोडिटीज़ बिजनेस करना है अपना, तो क्रिएटिविटी तो यूज़ आएगी एंड आइडियाज़ इंकरेज होंगे। तो जो आइडियाज़ हैं उनका फ्लो, अगर कहीं किसी एक कंट्री में कोई आइडिया उन्होंने फिगर आउट कर लिया, उन्होंने कोई आइडिया ऐसे फिगर आउट कर लिया, ठीक है, कि बत्ती जल गई उनकी कि हाँ ये सही आइडिया है और इससे हम पैसा कमा सकते हैं, दैट आइडिया विल स्प्रेड टू अदर प्लेसेज एज वेल, बिकॉज
ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है आपका, इंटरकनेक्टेड है, अगर वो कोई चीज़ हिट हो रही है, वो चल रही है, तो वो हर जगह जाएंगे, सब लोग को पैसा बनाना है ना, तो इसलिए आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, फ्लो ऑफ आइडियाज. नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग, द नेक्स्ट वन, राइज इन प्रोटेक्शनिज्म. वी ऑफ्टन हियर अबाउट दिस टॉपिक इन द न्यूज़. फॉर एग्जाम्पल यूएस से बड़ी बात करता है इस चीज़ की कि अमेरिका फॉर अमेरिकन, ठीक है, या फिर बोलेंगे ना इंडियंस एंड चाइनीज दे आर स्टीलिंग आवर जॉब्स एंड ब्ला 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 ऑल दैट, कि H1B वीज़ा कम करो, इंडियंस को मत दो क्योंकि नौकरी छीन रहे हैं हमारी. और अमेरिका, या फिर वो जब भी ट्रम्प वगैरह व्हेन ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, ही टेक्स अवे यूएस पार्टिसिपेशन फ्रॉम ग्लोबल अफेयर्स, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह है, उसमें उसमें से हटा देता है, उन डिस्कशंस में से यूएसए को हटा देगा, या किसी भी टाइप का ग्लोबल उसमें वो कहता है अमेरिका फॉर अमेरिकन, अमेरिका फर्स्ट, और हम अपना देख लेंगे, हमें दुनिया का भला करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो बेसिकली ये पॉइंट है कि बाकी लोग हमारा एडवांटेज, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अस, दे आर एक्सप्लॉइटिंग आर जेनरस नेचर. ठीक है, जिसकी वजह से वी नीड टू प्रोटेक्ट आर सेल्स. तो बेसिकली नेशनलिज्म का जो यहाँ पे होता है एक कोर एलिमेंट होता है, नेशनलिज्म इज हाई इन दिस केस. और वो लोग कहते हैं कि हम अपनी कंट्री को खुद ही संभालेंगे और खुद ही देख लेंगे, हम ये नहीं कि बाहर वाले आके हमारा इकोनॉमी के बेसिस पे अपना फायदा कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड राइज इन प्रोटेक्शनिज्म. नाउ नॉट जस्ट अमेरिका बट अ लॉट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स विद वीजा पॉलिसीज टू इंश्योर दैट सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज कैनॉट टेक अवे द जॉब्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज. भाई जो अभी मैंने चीज़ बोली, सेम ये चीज़ आपको जापान में भी मिल जाएगी. उनकी इकोनॉमी वगैरह ठप पड़ी है, बट उनका प्रोटेक्शनिज्म इतना हाई है कि उन्हें तो बुलाने चाहिए बाहर से लोग, बट वो स्टिल उसके अगेंस्ट है. उनको पसंद नहीं, बाहर वाले लोग नहीं पसंद उनको, तो उनका ये मतलब इट्स ऑल्सो जीनोफोबिक एंड देयर सम रेसिज्म ऑल्सो इन्वॉल्व. बाकी मेनली तो नेशनलिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म आ जाता है इसमें. नेक्स्ट वी हैव वास्टली डिफरेंट आउटकम्स ऑफ सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब ढेर सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि अच्छा कोई कोई पॉलिसी एक जगह चल गई तो वो हर जगह सेम उसका आउटकम होगा. नहीं, एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन व्हाट वी सॉ वाज दैट कि जो पॉलिसीज़ वगैरह या कोई भी स्कीम्स वगैरह आपने एक जगह अप्लाई करी, उसका टोटली डिफरेंट आपको रिजल्ट मिल रहा है कहीं और अप्लाई करने पे. वाई? बिकॉज द कंडीशंस इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी डिफरेंट. इन थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट द सेम सेट ऑफ पॉलिसीज डू नॉट लीड टू द सेम सेट ऑफ रिजल्ट्स एवरीवेयर. ठीक है, कि आपने एक जगह अप्लाई कर दी वो पॉलिसीज, उसका रिजल्ट दूसरी जगह पे विल नॉट बी इक्वल. ठीक है, वो दूसरी जगह पे उसका रिजल्ट सेम नहीं होगा. रिजल्ट 2 विल नॉट बी इक्वल टू रिजल्ट 1. While globalization has led to similar economic policies adopted by government in different parts of the world, this has generated vastly different outcomes. Okay, ये हो चुका है हमारा. Now next क्या, concern about the extent of state withdrawal. Okay, ये वाला interesting है. Economic globalization has created an intense division of opinions all over the world. Those who are concerned about social justice are worried about the extent of state withdrawal caused by process of economic globalization. अब ये वाला पॉइंट हमारा और ये वाला पॉइंट दे आर रिलेटेड. ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है. क्या है कि स्टेट विड्रॉल, जैसे हमने पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में बात करी ना कि स्टेट का जो कैपेसिटी है वो कम हो गया, अब थोड़ा मार्केट कंट्रोल ज़्यादा हो गया एंड एमएनसी कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या फिर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. उस चक्कर में ढेर सारे लोगों को एक कंसर्न है कि यार स्टेट सपोर्ट मिलता था, जैसे जैसे वो सोशल सपोर्ट मिल जाएगा या फिर किसी टाइप का इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाएगा, कि अगर आपने सपोज करो आप कुछ ना भी कर रहे हो, स्टिल एक मिनिमम वेज आपको मिल रही है या हेल्थ केयर प्रोवाइड हो रहा है स्टेट की तरफ से. वो सब जब मार्केट प्राइवेटाइजेशन होता है ना, वो सब कम हो जाता है, हट जाता है. ठीक है, तो ढेर सारे लोगों को वो उसका कंसर्न है कि भाई ये उसकी सेफ्टी कहाँ रही, वेयर इज द सोशल सेफ्टी. तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है. उसी के इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये नेक्स्ट पॉइंट पे ढेर सारे लोग एम्फेसाइज करते हैं कि सोशल सेफ्टी नेट्स होने चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट्स को इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये जो हाइपर मार्केटाइज्ड वाला ये जो सिस्टम है, दिस इज नॉट गुड. उनका ये है कि थोड़ा तो एक मिनिमम सेफ्टी तो प्रोवाइड होनी चाहिए लोगों को, वरना ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा स्टेट कंट्रोल होना चाहिए. दे पॉइंट आउट दैट इट इज लाइकली टू benefit only a small section of the population while impoverishing those who were dependent on the government for jobs and welfare, education, health, sanitation, blah blah blah. They have emphasized the need to ensure institutional safeguards. अगेन कि उनका कंसर्न ये है कि ये जो स्टेट विड्रॉल कर लिया आपने, ठीक है, और मार्केट कंडीशंस को, कि फ्री मार्केट कंडीशंस को आपने एनकरेज करा कि उसको करो. ठीक है, एमएनसी वाला सिस्टम आपने एनकरेज कर लिया, या प्राइवेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि उसको आपने एनकरेज कर लिया. उनका कंसर्न ये है इससे बड़ा ही एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट पीपल हैं, जिनको उनका बेनिफिट मिलता है. बाकी की जो दुनिया है वो भाड़ में जाए, मतलब इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से उनका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, बिकॉज दे एंड अप जस्ट बीइंग लेबर फोर्स या कुछ भी, मतलब उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और ये स्मॉल ग्रुप अपना मजे में जी रहा है. तो उनका ये कंसर्न है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादातर ये तो दिस इज नॉट द राइट मॉडल, विच इज़ वाई दे एम्फसाइज ऑन द सोशल सेफ्टी वाला सिस्टम. Many movements all over the world feel that safety nets are insufficient or unworkable. They have called for halt to forced economic globalization. अब ढेर सारी मूवमेंट्स हैं इसी के चक्कर में कि यार ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, इसको उनके हिसाब से इट्स फोर्स्ड इन नेचर, ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, और इसको रोकने की बात कर रहे हैं कि इसको रोको भाई, इतना भी तेज़ी से ये क्या हो रहा है, इससे तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा और बड़ा ही डिवाइड पैदा हो जाएगा, डिवाइड ऑफ क्लासेस, डिवाइड ऑफ कि कौन बहुत ज़्यादा रिच है, रिच वर्सेस मेजॉरिटी पुअर, मतलब थोड़े से रिच और ज़्यादातर पुअर लोग.
तो ये क्लास डिवाइड बहुत ज़्यादा एक्सटेंड मतलब बढ़ जाएगा, उनका ये कहना है। Now we have the last point and ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फेवरेबल व्यू वर्सेस मॉडरेट व्यू। अब इनमें डिस्टिंक्शन करना हमें याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है, वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में नहीं है। एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग फॉर लार्जर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वेयर देयर इज डीरेगुलेशन। अब जिन लोगों का इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के फेवर में व्यू है ना, दे स्पीक फॉर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इन सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। उनके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इन इट्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। उनके हिसाब से जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो दैट इज अ पॉजिटिव, दैट इज अ गुड थिंग। वो अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं इसको। एंड वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जब आप डीरेगुलेट कर देते हो, मतलब स्टेट कंट्रोल हटा देते हो, डीरेगुलेशन उसको बोलते हैं, कि आपने डीरेगुलेशन कर लिया, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, न्यूमेरिकली ज़्यादा लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट गेट्स बेनिफिटेड। उनके हिसाब से ये जो फेवरेबल व्यू है, इसके हिसाब से ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज अलाउज ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट डज बेस्ट। इनके हिसाब से ये है कि आप खुला छोड़ दो, मार्केट को अपने हिसाब से एडजस्ट होने दो, और उस हिसाब से क्या होता है, इकोनॉमीज अपने आप चलने लग जाती हैं और सब कुछ अपना, सबको बेनिफिट मिलता है इनके हिसाब से। दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल एंड इट इज नॉट वाइज टू रेजिस्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री। इनके हिसाब से कि भाई ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक का होना ही होना है, इट्स इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होना ही होना है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि भाई आप ये फिर रोकने का ट्राई भी ना करो। ये क्या सेफ्टी नेफ्ट की बात कर रहे हो और फोर्स मतलब हटाने की बात कर रहे हो। दे थिंक दैट इट इज नॉट फोर्स। ये वाला जो हमारे पिछला पॉइंट था, ये लोग के हिसाब से फोर्स था ना इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, बट फेवरेबल व्यू वालों के हिसाब से इट्स नॉट फोर्स्ड, ठीक है। इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग एंड इट्स इनएविटेबल इन नेचर। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट वी हैव द मॉडरेट व्यू। अब मॉडरेट व्यू ऐसा नहीं कि इससे अपोजिंग है, इससे थोड़ा मतलब मैचिंग होगा, बट थोड़ा अलग है इससे। मॉडरेट व्यू क्या कहता है ये जानना है, और इन दोनों का हमें डिस्टिंक्शन भी समझना है। तो पहले अभी तक जो बात करी दैट वाज ऑल फेवरेबल व्यू। अब हम पढ़ेंगे मॉडरेट व्यू क्या है। नाउ मोर मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन से दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अ चैलेंज दैट कैन बी रिस्पॉन्डेड टू इंटेलिजेंटली विदाउट एक्सेप्टिंग इट अनक्रिटिकली। अब इनके हिसाब से ये ऐसे फेवरेबल वालों की तरह अंधे नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट ब्लाइंड इन लव विद इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इनको दिखता है कि चैलेंजेस क्या है, इनको इनका पर्सपेक्टिव भी दिखता है सोशल सेफ्टी नेट वालों का, ठीक है। कि मॉडरेट वाले कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारा पॉइंट भी हम समझ सकते हैं, और फेवरेबल व्यू वाली जो लोग हैं ये क्या मिस कर देते हैं, ये इनको भी समझते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ को नहीं देख रहे, ये तो बहुत ज़्यादा ही फैन बने हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो मॉडरेट वाले जो हैं ये दोनों साइड की बात समझ रहे हैं। इनके हिसाब से जो भी चैलेंजेस हैं ना, उनको अगर हम इंटेलिजेंटली अगर हैंडल करें, सो वी कैन डिफीट दोज चैलेंजेस, वी कैन ओवरकम दोज challenges and make a more efficient system इनके हिसाब से। that is why it's called a moderate view. What however cannot be denied is the increased momentum towards interdependence. हाँ, ये तो डिनाई कर ही नहीं सकते कि increased interdependence और integration होगी है दुनिया की इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल consequences of globalization. So whenever we talk about the cultural impact of globalization, one thing that often comes up is the fear. डर। किस चीज़ का डर? Fear of losing your own cultural heritage और योर ओन कल्चरल आइडेंटिटीज़ वॉट एवर। तो ये डर है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, हेरिटेज है, दैट इज़ अंडर थ्रेट, कि वो सब हट जाएगा, और जो पहले हमारी जो भी इतने हज़ारों सालों से थी आइडेंटिटीज़, वो सब हट जाएगी। तो इसका एक डर रहता है हमेशा, और ये हमेशा इस डिस्कशन में हमेशा इट कम्स अप। वाई? बिकॉज देर इज़ अ राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्या होता है कि आपने एक समान कर दिया हर चीज़ को, ठीक है, कि कोई वेराइटी है ही नहीं, इट इज़ ऑल द सेम थिंग। वैरायटी होती इस केस में, ठीक है। ऐसा केस होता है जिसमें वैरायटी आप कह सकते थे ABCDE, ये सिचुएशन होती, इसको बोलते हैं आप हेट्रोजेनस सिचुएशन, ठीक है। बट ये वाली जो सिचुएशन है दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनस। तो होमोजेनस कल्चरल होमोजेनाइजेशन में राइज हुआ है, या फिर जिसको आप यूनिफॉर्म कल्चर भी बोल सकते हो। नाउ डोंट कंफ्यूज दिस विद द राइज इन अ ग्लोबल कल्चर। ये बुक में डिस्टिंक्शन दिया हुआ है कि ग्लोबल कल्चर इज़ नॉट द सेम थिंग एज यूनिफॉर्म कल्चर। ये दोनों सेम बात नहीं है। ग्लोबल कल्चर तब होता है कि एक सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, या कुछ एक हर जगह न्यूनेस फैल रही है, एक न्यू कल्चर क्रिएट होकर फैल रहा है। बट यूनिफॉर्म कल्चर का राइज हुआ है, क्या हुआ है हर जगह कि वेस्टर्न इंपोजिशन हो रही है ना, जो वेस्टर्न कल्चर की इंपोजिशन, वो हर जगह फैल गई बुक के हिसाब से, जो यहाँ पे क्रिटिक्स के हिसाब से, कि ये जो वेस्टर्न वैल्यूज़ है, या जिसको आप अमेरिकनाइजेशन भी बोल सकते हो, वो स्प्रेड कर रहा है। यूएसए की जो हेजेमनी है, उसकी जो इन्फ्लुएंस है, वो दुनिया में फैल रही है इतनी ज़्यादा, जिसकी वजह से सब लोग अपना कल्चर भूल रहे हैं, और उनको सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इट्स अ ग्लोबल कल्चर, बट दैट इज़ नॉट द केस। इट्स नॉट ग्लोबल कल्चर, इट्स अमेरिकनाइजेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, विच इज़ वेरी डेंजरस स्पेशली फॉर पुअर कंट्रीज। या फिर यहाँ पे एक बुक में टर्म भी दी हुई है कि मैकडोनल्डाइजेशन, ठीक है। अब जैसे इसका क्या मतलब है कि बर्गर की पॉपुलैरिटी या फिर जीन्स की पॉपुलैरिटी, बुक में एग्जांपल्स दिए हैं कि इनका आप ये नहीं, इसको आप कह सकते कि विदाउट अमेरिकन हेजमिनी ये इतने पॉपुलर होते, ठीक है।
क्रिटिक्स का ये मानना है कि इनकी ये जो ऐसी चीज़ें हैं, ये जीन्स वगैरह या बर्गर हो गया, इन सब चीज़ों की जो पॉपुलैरिटी है, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट अमेरिकन हेजेमनी। अगर यूएस इतना बड़ा सुपर पावर नहीं होता तो वो सब पॉसिबल ना होता। सो दैट इज़ अगेन इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। और इसको लोग सोच लेते हैं कि अच्छा वी आर बीइंग मॉडर्न, बट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू कॉपी वेस्ट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहता है हमेशा। This is dangerous not only for poor countries but for the entire humanity. It leads to the shrinking of rich cultural heritage of the entire globe. हाँ, आपका पूरी दुनिया में जो भी कल्चरल हेरिटेज था वो कम होता जा रहा है। वाई? बिकॉज आपको सिर्फ पीछे पड़े हो कि अमेरिकनाइजेशन, हमें अमेरिकन बनना है या फिर उनकी तरह होना है। एट द सेम टाइम इट वुड बी अ मिस्टेक टू अज्यूम दैट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव। अब ये जो पढ़ा ना हमने, दिस वॉज अ वेरी क्रिटिकल परस्पेक्टिव, इट वॉज वेरी नेगेटिव इन नेचर, इट इज़ नॉट नेसेसरीली एक्यूरेट, बिकॉज कल्चरल इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में चैप्टर की बात करा था सारिका वाला एग्जांपल, तो इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले कल्चरल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी जैसे हमने बात करी बर्गर और इसकी क्या बोलते हैं जीन्स वगैरह की, भाई उसकी पॉपुलैरिटी होने से तुम्हारा कौन सा खाना हट गया? तुम्हारा मसाला डोसा तो अभी भी एग्जिस्ट करता है ना, उस मसाले डोसे की अपनी वैल्यू है, उसके पीछे लोग मरे फिरते हैं ना। और इवन फॉरेनर्स को भी वो पसंद आता है कई बार, या इंडियन क्यूजीन्स हैं, इंडियन डिशेज हैं, जो ये सब जो है तो वो वहाँ पे भी पॉपुलर हो रहा है। सिमिलरली तुम्हारी जगह, तुम्हारे कंट्री में उनका खाना पॉपुलर हो रहा है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ठीक है, हेल्थ रीजंस तो अलग बात होगी, बट अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें, कल्चरल एक्सचेंज ही तो हो रहा है ना, एक्सचेंज हो रहा है। तुम्हारा खाना उनको पसंद आ रहा है, उनका खाना तुम्हें पसंद आ रहा है, बस तुम्हारा खाना खत्म तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं कि तुम्हारे ये पराठे या डोसे वगैरह सब कुछ बंद हो गए बिकने या बनने, वैसा तो हुआ नहीं। दोनों चीज़ बिक रही है, आपके पास बर्गर खाने का भी चॉइस है, आपके पास डोसा खाने का भी चॉइस है, आपके पास परांठा खाने का भी चॉइस है, सब चॉइस है आपके पास। सो देयर इज अ राइज इन कल्चरल फ्यूजन, एक न्यू फ्यूज्ड कल्चर बन चुका है जहाँ पे यू एज अ मॉडर्न सिटीजन, मॉडर्न ग्लोबल सिटीजन, आपके पास अलग अलग चॉइस है। आपके पास ये कोई वेस्टर्न फूड खाने का भी चॉइस है, एंड यू ऑल्सो हैव अ साउथ एशियन फूड खाने का चॉइस। एंड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन हो गया। अभी तो हमने बात करी होमोजेनाइजेशन राइज हुआ है, तो यहाँ पे ये कैसे आ रहा है? इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जब आप कल्चरल होमोजेनाइजेशन प्रमोट करते हो ना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि ऑपोजिट इन्फ्लुएंस पड़ती है लोगों पे। ठीक है, अब ये जो हमारा डिस्कशन था, दैट डिस्कशन इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन की अवेकनिंग। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बात करो ना कि इसका कंसर्न हो गया आपको कि यार ये सब यूनिफॉर्म करा जा रहा है, सब कुछ एक हो रहा है, तो वी शुड बी मोर अवेयर अबाउट आर कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि पहले शायद आपको उतनी पड़ी भी नहीं होगी उन कल्चरल आइडेंटिटीज की, बट अब आपको क्योंकि इनका कंसर्न है कि ये सारा सब कुछ एक हो जाएगा, तो अब अपने कल्चरल हेरिटेज को ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो रहा है कि अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट जो भी उनकी पहले हुआ करती थी वो और डिफरेंट हो रही हैं, उसको लेकर उनकी कॉन्शियसनेस और बढ़ गई है। सो इट ऑल्सो प्रमोट्स कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। ये अलग पर्सपेक्टिव था। ठीक है, तो ये दो पर्सपेक्टिव है, बड़े इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, अब ये वाली हेडिंग को हम जल्दी से एक क्विक हिस्ट्री लेसन के तरह समझ लेंगे। नाउ प्री इंडिपेंडेंस हम क्या थे? वी वर अ कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उन्होंने हमें पूरी तरह लूट रखा था। दे वर ड्रेनिंग अ वेल्थ। ड्रेनिंग मतलब हमें वापस तो कुछ मिल रहा, हमारा जो थोड़ा बहुत वेल्थ था वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। जो हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारी जो स्किल्स थी कंट्री के बंदों की वो उड़ा दी। यहाँ पे कुछ भी सब कुछ मार के रख दिया, पॉपुलेशन को मैलनरिश कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल ही कुछ बच ही नहीं रहा। ऊपर से वो क्या करते थे, दे यूज टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ कैश काउ। ठीक है, या फिर इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल्स थे वो सप्लाई होता था, वो सप्लाई कहाँ होके जाता था? ग्रेट ब्रिटेन में। यहाँ पे वो क्या बनते थे? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। हमसे ही माल लेके हमारा ही सामान बना के खुद मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में तब्दील करते थे, और फिर उन प्रोडक्ट्स को इंडिया को वापस बेचते थे। यानी आप हमें तो खुद का कुछ बनाने दे रहे, ठीक है, हमसे ही फिर आप ये रॉ मटेरियल्स भी ले रहे हो अपना माल बनाने के लिए, फ्री में ले रहे हो बेसिकली। मतलब पैसे तो ज़्यादा मिलते ही कहाँ थे, इसको आप लूट रहे हो एक तरह से। वो लूट के आप अपने यहाँ जाके वहाँ पे उनको इंडस्ट्री में अपनी बना रहे हो, और फिर उस माल को आप हमको बेच रहे हो। ठीक है, तो अब हमको बेच रहे हो, हमको उन पर डिपेंडेंट बना रहे हो। मतलब एक तो हमारा वैसे ही पैसा नहीं है, यहाँ से तो आपने पैसा बंद ही कर दिया, रॉ मटेरियल का तो हमें कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि हम कॉलोनी आपकी। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स हमको बेच रहे हो, ऊपर से आप इनको इन फिनिश प्रोडक्ट पे हमको डिपेंडेंट बना के हमको और ज़्यादा लूट रहे हो। सो इट वाज अ वेरी बैड कंडीशन फॉर इंडिया, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई थी कंट्री। ये था हमारा प्री इंडिपेंडेंस वाला टाइम। फिर 1947 हैपेंड एंड देन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले टाइम में वी टुक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, सम ऑफ देम वर राइट, सम ऑफ देम वर रॉन्ग। इस पर बहुत डिस्कशन होता है, तो अगर इसको हम शॉर्ट में समझे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश के साथ हमारा एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऑफ दैट वी डिसाइडेड टू रिलाई ऑन आवरसेल्व्स। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले बात करी थी ना, प्रोटेक्शनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आया। हमें अपनी इकोनॉमी करनी थी प्रोटेक्ट। ठीक है, हमने कहा कि यार हम ये ज़्यादा ना बाहर के उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वी नीड टू बिकम सेल्फ रिलायंट। हमको अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, खुद बनाने प्रोडक्ट्स करेंगे, और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं ना उनको भी बंद करना पड़ेगा हमें। इंपोर्ट्स यानी बाकी कंट्रीज़ को हमें अलाउ नहीं करना होगा कि वो हमें कुछ भी
एक्सपोर्ट करे। वो अगर हमें सामान भेज रहे हैं और बेच रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम उनसे ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट। तो हमने डिसाइड करा कि हम अपनी इंपोर्ट अलाउ ही नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे, ताकि क्या होगा, इससे जो हमारे खुद के प्रोड्यूसर्स हैं ना वो उस माल को बनाएं और इसमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करे कंट्री हमारी, ठीक है। एटलीस्ट दिस वाज द इंटेंडेड पर्पस, बट ऐसा हुआ नहीं, वो अलग डिसीजन, ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने नहीं क्रिएट करा, हमारे बंदों ने नहीं वैसा वो लाया, और वी स्टेड आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेशन प्रमोट हुआ, बाकी का हमें बाकी की दुनिया के साथ हम रेस में कीप अप कर ही नहीं पाए। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो खुद के बंदे उन्होंने इतनी केयर नहीं करी कि चलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सामान बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने वैसा कुछ नहीं करा, और जिसकी वजह से वी एंडेड अप बीइंग इन अ वेरी बैड स्पॉट। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लगिश हो गई थी, या फिर स्लो कह लो उसको, बढ़ी नहीं रही थी, ठीक है। तो उसके लिए एक टर्म भी है, हिंदू इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, या ऐसा करके कुछ टर्म भी था, उसका रिलीजन से कोई एंगल नहीं था, मतलब यही था कि बड़ी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। फेमस हो गया था इंडिया के लिए कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा है हमारा, इकोनॉमिकली ग्रोथ हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से 1991 आते आते वी वर इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब वो फाइनेंशियल क्राइसिस से हम बचे कैसे, बाय एंगेजिंग इन दीज रिफॉर्म्स। इनको बोलते हैं 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या जिनको आप एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोल सकते हो। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्या करा, हमने अपनी इकोनॉमी कर दी ओपन, हमने बाकी दुनिया से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बाकी बाहर की कंपनीज को आने दिया अंदर, और कंपटीशन बढ़ाया ताकि हमारे बंदे भी, हमारे प्रोड्यूसर्स भी कुछ काम करें, ठीक है। तो ये अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, जिसकी वजह से इंडिया में थोड़ी सी न्यू जान आई, लोन वोन लिया हमने इंटरनेशनली, और वो सब अपना ठीक कर लिया सीन, अदरवाइज हमारा बहुत सीन खराब था। तो ये हिस्ट्री लेसन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। नाउ रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, अभी हमने पहले भी बात करी थी इसकी कि ढेर सारे क्रिटिक्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। हर किसी का अपना अपना व्यू है, कहीं को लगता है कि ये तो फोर्स्ड है, होना ही नहीं चाहिए और आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। So let's look into the criticism of this. Those on the left argue that contemporary globalization represents a particular phase of global capitalism that makes the rich richer and the poor poorer. अब ये पहले भी बात करी थी हमने कि ढेर स्पेशली जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं ना, पॉलिटिकल लेफ्ट पे होते हैं, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लेफ्ट साइड पे होते हैं आइडियोलॉजिकली, उनका ये मानना है कि ये ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में कोई वो नहीं है, ये सिर्फ कैपिटलिज्म का ही फेज़ है, ये कैपिटलिज्म का ही एक्सटेंडेड फेज़ है, जिसमें क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी रिच थे ना वो और ज़्यादा रिच हो रहे हैं, वो और ज़्यादा रिच हो रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग फ्यूअर मतलब कम हो रहे हैं। कि यार इतना ज़्यादा, यही कुछ लोग, जैसे अभी हमने पहले बात करी ना पिछले वाली वो कौन सी हेडिंग थी, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में, उसमें भी हमने बात करी सेम कि कम होते जा रहे हैं, और जो ज़्यादातर दुनिया उनका कुछ हो नहीं रहा, दे आर गेटिंग पुअर, द पुअर आर गेटिंग पुअर, ठीक है। और इनकी जो वो है वो बढ़ती जा रही है, इनका नंबर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जो गरीब लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो रिच थे वो अमीर तो होते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो कम भी होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम लोगों में बहुत ज़्यादा वेल्थ आता जा रहा है, और जो गरीब जो थे वो और गरीब हो गए, नंबर्स भी उनका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये लेफ्टिस्ट व्यू है हमारा। वीकनिंग ऑफ द स्टेट लीड्स टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। अगेन ये हमने पहली बात करी कि स्टेट कैपेसिटी की उसका लूज होना, स्टेट कैपेसिटी का कम होना, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो प्रोटेक्शन होती थी ना, सोशल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता था हमारा, सोशल सिक्योरिटी नेट वाला जो, इसलिए तो ये लोग वही बोल रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक बाय डिफॉल्ट एक मिनिमम वेज टाइप कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था स्टेट, दिस इज नो मोर पॉसिबल। वाई? बिकॉज सारा मार्केट वाला सिस्टम आपने अपना लिया ना, तो स्टेट सिस्टम आपने वीकन कर दिया है, और पुअर के जो इंटरेस्ट है उनको कोई प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रहा। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट। अब पॉलिटिकल राइट्स का क्या पॉलिटिकल राइट लीनिंग लोगों का क्या मानना है, यानी राइटिस्ट आपके राइट विंगर्स, उनका दे एक्सप्रेस एंजाइटी ओवर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट्स। इन पॉलिटिकल टर्म्स दे ऑल्सो फियर द वीकनिंग ऑफ द स्टेट। इनको भी फियर है, यहाँ पे कॉमनैलिटी है दोनों में कि स्टेट के वीकनिंग को लेकर इनको फियर है, बट वेरी डिफरेंट रीजंस के लिए है इन दोनों का ये फियर, ठीक है। पॉलिटिकल लेफ्ट जो है ना वो है कि सोशल सिक्योरिटी, मतलब एक सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो रही, इसलिए स्टेट वीकन हो रहा है, इसलिए उनको कंसर्न है कि सोशल सिक्योरिटी कहाँ से आएगी। उनके हिसाब से स्टेट का काम क्या है कि लोगों की प्रोटेक्शन करे, गरीब की प्रोटेक्शन करे। पॉलिटिकल राइट का बड़ा ही अलग व्यू है, वो इसलिए चिंता नहीं है उसको स्टेट कंट्रोल लूज हो रहा है। उनका अपना मानना होता है कि हमारी जो बेसिकली हमारा सीधी बात यह है कि इनके हिसाब से होता है कि हमारा ईगो, हमारा जो स्टेट की पावर है, दम कम हो रहा है, ये सब क्यों आने दे रहे हो तुम, बाहर के लोगों को क्यों आने दे रहे हो। इनका बेसिकली ये होता है, इनका कंसर्न इसलिए स्टेट का वीकनिंग पे होके है। In political terms, they also fear the weakening of the state. Economically, they want a return to self-reliance and protectionism. Again, ये जैसे यूएस में ट्रम्प जब भी आता है वो भी राइट विंगर है, तो वो भी सेम बात करता है कि प्रोटेक्शनिज्म, अमेरिका फॉर अमेरिकन फर्स्ट, ब्ला ब्ला। या फिर हमारे इंडिया में जब भी राइट विंग, या अभी भी करंटली राइट विंग गवर्नमेंट है, तो द एम्फेसिस इज वेरी हाई ऑन नेशनलिज्म, कि हम सबसे तगड़े हैं, हमारा कंट्री बेस्ट है, और हमें खुद का खुद ही देखना चाहिए, वी विल, बाकियों से कोई ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं करेंगे हम, ठीक है, अपने इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट करेंगे, वो सब। सेल्फ रिलायंस पे बिलीव करता है। कल्चरली दे आर
वरिड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड एंड पीपल विल लूज देयर एज ओल्ड वैल्यूज एंड वेज। अब ये इसमें पॉलिटिकल राइट का ही वही है, सारिका वाला एग्जाम्पल जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था उसकी स्टोरी, कि इनको कल्चरली लगता है कि ये ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है बड़ा बुरा है। वाई? बिकॉज बाहर की वैल्यूज़ आ गई हैं, हमारा कल्चर भूल गया है, सब कुछ हट रहा है, ठीक है। और सब लोग कुछ हद तक कई बार सही भी बात करते हैं कि अमेरिकनाइजेशन, जैसे अगर आपका वॉनबी वेस्टर्न वाला कॉम्प्लेक्स है, वॉनबी अमेरिकन वाला कॉम्प्लेक्स, सो दैट इज़ रॉन्ग। बट ये कई बार फिर इनका रास्ता भटक जाते हैं, खुद फिर ऊटपटांग बातें भी करने लग जाते हैं ना, जैसे कि ये कुछ भी अगर प्रोग्रेसिव चीज़ें उनको भी प्रमोट नहीं करते, ये कहते हैं कि वो भी गलत बात है। सो दैट इज़ द केस। देन वी हैव एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स। अब एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह आपको मिलेंगी, बट दे आर नॉट नेसेसरली एंटी ग्लोबलाइजेशन। मतलब वो प्रॉपर नाम में तो है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन, मतलब बट वो प्रॉपरली ऐसा नहीं कि पूरा ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है। दे आर अगेंस्ट सम एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सम एस्पेक्ट्स। जैसे जो अभी हमने बात करी ना कि वो रिचर होते जा रहे हैं, पुअर आर गेटिंग पुअरर, तो वो ऐसे टाइप की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट है कि यार ये थोड़ा फिक्स करो, ये कैसा सिस्टम बना रखा है। इट इज़ many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization per se, as much as they are opposed to a specific program of globalization, which they see as a form of imperialism. इनके हिसाब से क्या हो रहा है कि वो जो अभी स्कीम्स चल रही है ना, अभी भी चल रही है, दे आर अ फॉर्म ऑफ imperialism या colonialism भी बोल सकते हो इनके हिसाब से, कि वो वही हो रहा है, ठीक है। सो दे आर अगेंस्ट दीज थिंग्स, दे आर नॉट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं, बट कुछ ग्लोबलाइजेशन के बड़ी क्रूशियल स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट है वो, उनका रिवेलियन, उनको रिवोल्ट करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं मानने से, और उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। इन 1999 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, देयर वर वाइड स्प्रेड protests at Seattle, blah blah blah. The World Social Forum is another global platform which brings together a wide coalition composed of human rights activists, HR activists, environmentalists, labor, youth, and women activists opposed to neoliberal globalization. अब ये वर्ल्ड सोशल फॉरम करके एग्जांपल आप दे सकते हो इसी वाले हेडिंग में। सो ये दिस ब्रिंग्स टुगेदर वेराइटी ऑफ पीपल। तो HR एक्टिविस्ट यानी ह्यूमन राइट्स वाले, या वुमेन एम्पावरमेंट वाले एक्टिविस्ट, या फिर आपके एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, ये सारे आके, और आपका लेबर वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या लोग होते हैं वो उनके इंटरेस्ट देखने वाले, या यूथ आपका इन जनरल यंग लोग, ठीक है, ये सब ला के ये बात कर रहे हैं कि ये जो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन है ना, इसका क्रिटिसिज्म करते हैं ये, ठीक है। इस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है WSF वर्ल्ड सोशल फॉरम, तो नियो लिबरल जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अगेंस्ट है कि यार ये ना थोड़ा इंपीरियलिस्टिक इन नेचर है। इंपीरियलिस्टिक यानी वही कॉलोनिस्टिक, कि नाम में तो आपने कह दिया कि अब वी आर नो मोर कॉलोनाइजर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं आपका, वो कह तो देते हैं कि हम अब नहीं कर रहे, बट यार वो कर तो एक तरह से वही रहे ना, वो अब अच्छे वे में आपको लॉलीपॉप दिखा के वो खुद का रूल कर रहे हैं। हेजिमनी तो अमेरिका की हो रही है ना, या वेस्टर्न वर्ल्ड की हो रही है, तो कहाँ से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? तो ये उसको बोलते हैं नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म। द फर्स्ट WSF मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज इन पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील इन 2001। ये याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फोर्थ वन, हाँ ये मुंबई वाला हो सकता है कि मुंबई में हुआ था कि नहीं, हाँ हुआ था 2004 में। लेटेस्ट कब हुई थी? नेपाल में 2024 में कब हुई थी? नेपाल में, इन नेपाल, एटलीस्ट एज पर दी एडिशन ऑफ दिस बुक। ये 2024 वाला बुक पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे हमारा ये वाला हेडिंग भी खत्म हो गया। लास्ट वाला आ जाता है हमारा अब, इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब सेम जो हमने दो टॉपिक पढ़े उनका फ्यूजन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इन दोनों का मिक्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है रेजिस्टेंस ग्लोबलाइजेशन के लिए। So what had been India's experience in resisting globalization? Social movements play a key role in helping people make sense of the world. ठीक है, सोशल मूवमेंट्स बहुत कुछ बताती हैं लोगों को। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। अगेन यहाँ पे भी राइट विंग रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, लेफ्ट विंग रेजिस्टेंस मिलेगा। सो देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉइस थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज थ्रू फॉरम्स लाइक इंडियन सोशल फॉरम, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट कराई। दिस वाज अ लेफ्ट विंग रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। अब ये बड़े कॉमन ग्रुप आ जाएंगे कि एक तो होंगे इंडियन ट्रेड यूनियंस, ठीक है, और एक होंगे फार्मर ग्रुप्स। इनका क्या है, जैसे हमने सेम उस वाले केस में बात करी ना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो इंडिया का फेज था, उसमें अजम्पशन ये था कि ये लोग खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। बट इंडिया में वो क्या होता है, इट एंड्स अप बीइंग वेरी मीडियोकर क्वालिटी, ठीक है। ये क्या है, अपनी जनता है, हमेशा अपनी जनता तो आइसोलेटेड रहती है, बाकी दुनिया को पता होता नहीं, और फिर इतनी सारी जनता है, तो यहाँ पे आप बड़ा ही लो क्वालिटी सामान भी बेचोगे ना, वो बिकेगा, ठीक है। उसके चक्कर में देयर इज नो इंसेंटिव, देयर इज नो मोटिवेशन टू इंक्रीज क्वालिटी, ठीक है। जरूरत ही नहीं है यार, आप नकली सामान बेच सकते हो, चलेगा। तो जब ये ऐसा करते हैं, वाई शुड दे इंप्रूव, ठीक है। अब जब आप खोल देते हो ना, इकोनॉमी को खोल देते हो, तो ये सारे ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं जो कि उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये तुम बाहर वालों को क्यों आने दे रहे हो, क्योंकि बाहर वाले आएंगे तो वो कंपटीशन इंक्रीज करेंगे। वो कंपटीशन इंक्रीज करेंगे अगर, तो जो तुम्हारी मार्केट है, वो जो तुम्हारा एडवांटेज था वो ठप पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन राइज होगा, तुम्हारा एडवांटेज था वो हटेगा। अब या तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे, या फिर तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाता है एंड दे प्रोटेस्ट। सो दीज ऑल आर लेफ्ट विंग टाइप ऑफ प्रोटेस्ट। ये सब लेफ्ट विंग में फॉल करेगा। द पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम। अच्छा, ये एक और चीज़ आ जाती है कि आयुर्वेदा, अच्छा नहीं, ये राइट विंग वाले में ही है। नहीं, अच्छा एक सेकंड यार, ये कहाँ फॉल कर रहा है।
राइट विंग में फॉल करेगा ट्रेड यूनियंस, हाँ हाँ, पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम एंड दिस शुड फॉल इन राइट विंग, ये राइट विंग में फॉल करना चाहिए वैसे तो, बट दे पहले रखा है लेफ्ट विंग वाले में। बट जैसे आयुर्वेदा है इंडिया का, ठीक है, तो ये बड़ा राइट विंग में कंसर्न रहता है कि यार हमने इतने हज़ारों सालों से सदियों से, सेंचुरीज से इतनी सारी चीज़ें, आयुर्वेदा का सपोज करो कुछ भी मेथडोलॉजी है, कुछ भी है, वो सब उन्होंने कर रखा है, उसका फिगर आउट कर रखा है, उन नुस्खे हैं या कुछ भी है। अब यार आप ये थोड़ी ना कि उस टेक्नोलॉजी, उस मेथडोलॉजी को आप उठा के आप लेके अपने वेस्टर्न वर्ल्ड में ले जाओ और वहाँ पे उसको पेटेंट कर लो। भाई आपने थोड़ी ना कुछ डिस्कवर करा है, आपने तो हमसे चोरी कर लिया और अब उसको पेटेंट कर रहे हो आपकी, ये सिर्फ हमारा है, ये तो गलत बात होगी ना। तो उस पर बड़ा इंडिया को गुस्सा आता है, ये हमेशा वन ऑफ द मेन रीजंस, मतलब ये हमेशा उठेगी बात, और कि ये हमसे चोरी क्यों कर रहे हैं, तो हमारी सदियों से नॉलेज आई हुई है और हम नहीं जब इस पर पेटेंट ले रहे तो तुम कौन होते हो लेने वाले, ठीक है। इंडिया इसके लिए हमेशा इंटरनेशनली प्रोटेस्ट करता है और सक्सेसफुली करता है, बहुत उनको मानना भी पड़ा है। ऐसे हल्दी उल्दी पे आप थोड़ा ना पेटेंट ले सकते हो, नीम के पत्ते पे पेटेंट ले लिया, ये कोई बात हुई, ठीक है। अदर देन दैट राइट विंग रेजिस्टेंस यूजुअली बड़ी नेगेटिव टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है, वही सारिका के रिश्तेदार वाली बात हो जाती है। दिस हैज टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अब इनके हिसाब से भाई टीवी ना देखो फॉरेन वाला, ठीक है, और वेस्टर्न कपड़े ना पहनो क्योंकि वो ऐसे हैं वैसे हैं, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सारी वही टाइप की बात होती है कि वैलेंटाइंस डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, खुद तो ये वेले होते हैं ना, तो ये फिर हर जगह जाके मॉरल पुलिसिंग करते हैं, तो ये वैसे टाइप की हरकतें करते हैं। राइट विंग रेजिस्टेंस इनका ऐसे ही होता है। इनका अच्छा वाला आयुर्वेदा वाला पॉइंट अच्छा था, अदर देन दैट इट्स यूजुअली नेगेटिव काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। या फिर अगर इसका एक पॉजिटिव वही होगा, बुक में फॉर सम रीजन इट इज़ नॉट मैंशनड, बट इसका एक पॉजिटिव वाला रेजिस्टेंस यही होगा कि दे टॉक अबाउट सेल्फ रिलायंस, ठीक है। दे ये बोलते हैं कि यार हम क्यों चाइना पे डिपेंडेंट है, या हम अमेरिका पे क्यों डिपेंडेंट है, हमें खुद का माल बनाना चाहिए, ठीक है, और एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, और प्रोटेक्ट करो अपनी इकोनॉमी को। तो दे टॉक अबाउट दोज थिंग, दोज आर गुड थिंग्स, ठीक है। अदर देन दैट ये दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे वाला चैप्टर हमारा फाइनली खत्म होता है। सो थैंक यू।